जय भीम साथियों। संविधान बचाने की बात करने वाले भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इसमें क्या लिखा है? अगर नहीं पता तो आप संविधान का ज्ञान के हर एपिसोड देखते रहिए। हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान में हर एक अनुच्छेद की बात करते हैं और इस पर विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। संविधान का ज्ञान के नाम पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में, जिसमें संविधान के 5वें अध्याय में संसद सचिवालय और कार्यवाही के नियम के 28वीं वीडियो 98, 99 और 100 अनुच्छेदों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाली आगे की 29वीं वीडियो 101 अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय संसदीय सदस्यों की अयोग्यता और सीट खाली होने से संबंधित नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम सदस्यों की अयोग्यता और पदत्याग पर बात करेंगे। बता दें कि यह स्रोत भारतीय संसदीय सदस्यों की अयोग्यता और सीट खाली होने से संबंधित नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का या संसद और राज्य विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो नियमों के अनुसार एक सीट खाली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई सदस्य निर्दिष्ट अयोग्यताओं के अधीन हो जाता है या अध्यक्ष सभापति को लिखित इस्तीफा देता है, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी। प्रावधान यह भी बताता है कि इस्तीफे के मामले में अध्यक्ष या सभापति आवश्यक जांच कर सकते हैं। सदस्यों की निरर्हताएं। अनुच्छेद 101 बात करता है स्थानों का रिक्त होने पर। 1. कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और संसद द्वारा विधि द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा जो दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, किसी एक सदन या दूसरे सदन में अपने स्थान को रिक्त करने का प्रावधान किया जाएगा। 2. कोई भी व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा, और यदि कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य चुना जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर संसद में उस व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने पहले ही राज्य के विधानमंडल में अपने स्थान से त्यागपत्र न दे दिया हो। 3. यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य का अनुच्छेद 102 के खंड 1 या खंड 2 में उल्लिखित किसी भी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या ख. सभापति या अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग देता है और उसका त्यागपत्र सभापति या अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। परंतु उपखंड ख में निर्दिष्ट किसी त्यागपत्र के मामले में यदि प्राप्त सूचना से या अन्यथा और ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे सभापति या अध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है, तो वह ऐसा त्यागपत्र स्वीकार नहीं करेगा। 4. यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। परंतु 60 दिनों की उक्त अवधि की गणना करते समय कोई भी अवधि जिसके दौरान सदन का सत्रावसान हो या लगातार 4 दिनों से अधिक के लिए स्थगित हो। एक संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 18 प्रवर्तन की तिथि अभी अधिसूचित नहीं की गई है द्वारा धारा 3 और 4 का लोप किया गया। 2. संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1 नवंबर 1956 से प्रथम अनुसूची के भाग क या भाग ख में निर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। 3. पूर्वोक्त द्वारा ऐसे राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित। 4. विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या F.4650C दिनांक 26 जनवरी 1950 भारत का राजपत्र असाधारण पृष्ठ 678 के साथ प्रकाशित समकालिक सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950 देखें। 5. संविधान द्वारा प्रतिस्थापित 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 2 द्वारा 1 मार्च 1985 से अनुच्छेद 102 के खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 6. संविधान 33वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 द्वारा 19 मई 1974 से अनुच्छेद 102 के खंड 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित। 7. पूर्वोक्त द्वारा अंतःस्थापित।
SC ST एक्ट को खत्म किया जा रहा है। भाई SC लोगों के साथ में शोषण ही क्यों करते हैं? अगर कोई बारात निकाल रहा है तो किसी की हिम्मत है किसी और जाति की तुमने बारात रोकती देखी है देश के अंदर? कि ठाकुरों की बारात रोक दी है, ब्राह्मणों की बारात रोक दी, मुसलमानों की कोई बारात रोक दी, किसी की बारात रोकी है? भाई दलितों की बारात क्यों रुकती है? उनको लगता है कि ये घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। क्यों नहीं चढ़ सकते भाई घोड़े पे? किसी और इंसान को मूंछों के नाम पर मरता देखा है आपने? मगर दलितों को ही मारा जाता है। आपने किसी और इंसान को देखा है कि जो भैया बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चल सकता है? तो ये जो अपराध हो रहे हैं जाति के नाम पर, उस जाति के नाम पर अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट बनाया था 1989 में। पर ये तो सर अत्याचार रोकने के लिए कानून, हाँ। पर इस कानून को तो विलन बना दिया ना इन लोगों ने। देखिए यही तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं ये जातिवादी लोग अपनी जातिवादी मानसिकता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये जातिवादी लोग जो हैं ये आप पर शोषण तो करेंगे जाति के नाम पर, मगर जाति के नाम पर शोषण करने के बाद अगर इन पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है ना। अगर तुम में इतनी हिम्मत है, अगर जातिवादी आतंकवादी हो, गुंडे हो, अगर तुम जाति के नाम पर अपराध करते हो तो फिर भैया कानून का डंडे को सहन करने की भी हिम्मत धरो ना। फिर तो तुम चूहे बन जाते हो, बिलों में घुस जाते हो ना। सीने से बोलो कि हमने जाति के नाम पर करा था, अपराध करा हमने जाति के नाम पर, हमने नहीं निकलने दी बारात है और भी बारात नहीं निकलने देंगे। सीने चौड़ा के बोलो ना, वीडियो में बोलो ना कि भाई जो भी SCओं की बारात है हमने निकलने देंगे। करो, चूहे क्यों बन जाते हो गैली? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अम्बेडकरवादी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कानून का सहारा लो, कानून को पढ़ो। जब तक आप कानून को नहीं पढ़ोगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, जब तक आप इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून को पढ़कर उसको इम्प्लीमेंट करना ही हमारा काम है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जी। वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हमारे संसद सदस्यों यानी MPs को अपनी सीट खाली करनी पड़ती हैं। ये जानना जरूरी है। और हमारी ये जो चर्चा है ये सीधे भारत के संविधान के अनुच्छेद 101 पर आधारित होगी। साथ ही इससे जुड़े जो नियम और संशोधन हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि ये समझा जाए कि संविधान ने सांसदों की सदस्यता और सीट खाली होने के बारे में क्या नियम बनाए हैं ताकि जो प्रतिनिधित्व है वो बना रहे। सही कहा, प्रभावी ढंग से बना रहे। ठीक है, तो चलिए फिर संविधान के इन प्रावधानों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि एक सांसद की सीट खाली होने के क्या-क्या नियम हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 101 के पहले खंड से। जी। ये जो खंड है अनुच्छेद 101(1) ये तो एक बहुत साफ सिद्धांत बताता है, एक व्यक्ति एक सदन। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट। मतलब कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा, सदस्य नहीं हो सकता। जी, ये नियम इसलिए है ताकि सदस्य अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी निष्ठा एक ही सदन के प्रति रख सकें। इससे कामकाज में भी स्पष्टता आती है। और अगर मान लीजिए कोई दोनों के लिए चुन लिया जाए तब? हाँ, अगर ऐसा होता है तो संविधान कहता है कि संसद कानून बनाकर प्रक्रिया तय करेगी। उस प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति को एक सीट खाली करनी होगी। अच्छा। देखिए, ये तार्किक भी है और प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए जरूरी भी। आप सोचिए, एक ही समय में दो अलग-अलग सदनों की जिम्मेदारियां कैसे निभाएगा कोई? सही बात है। और ये सिद्धांत सिर्फ संसद के अंदर तक ही नहीं है ना? अनुच्छेद 101 का दूसरा खंड ऐसे और आगे ले जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। खंड 2 जो है वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही समय पर संसद का सदस्य और किसी राज्य के विधानमंडल का यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। ये शक्तियों के पृथक्करण और जिम्मेदारियों के साफ बंटवारे को सुनिश्चित करता है। मतलब एक व्यक्ति नेशनल लेवल पर भी कानून बनाए और स्टेट लेवल पर भी, ये नहीं हो सकता। हाँ, सोचिए ना, अगर कोई दिल्ली में बैठकर राष्ट्रीय कानून बना रहा है और मान लीजिए साथ ही लखनऊ में बैठकर राज्य के कानून भी, तो हितों का टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। प्राथमिकता कहाँ होगी, ये सवाल उठेगा। इसीलिए ये व्यवस्था है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया गया, तब क्या होता है? उसे चुनना होता है। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। इसके लिए राष्ट्रपति जी ने नियम बनाए हैं। समकालिक सदस्यता प्रतिषेध नियम 1950। अच्छा, 1950 के नियम। जी, इन नियमों में एक समय सीमा दी गई है, आमतौर पर 14 दिन की होती है। 14 दिन? हाँ, अगर चुने गए व्यक्ति ने इस 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सीट से इस्तीफा नहीं दिया तो उसकी संसद वाली सीट अपने आप खाली मान ली जाएगी। ओह, यानी उसे चुनना तो है, पर अगर वो तय समय में राज्य वाली सीट नहीं छोड़ता तो संसद की सीट गए। बिल्कुल,
उसे मौका मिलता है राज्य की सीट छोड़ने का, पर नहीं छोड़ा तो संसद की सदस्यता खत्म। और आपने बताया था कि इसमें कुछ राज्यों की श्रेणियों वाला भी मामला था पहले। हाँ, वो पहले था। संविधान में राज्यों की अलग अलग श्रेणियां थीं, भाग का, ख वगैरह। लेकिन 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ, उसने वो श्रेणियां खत्म कर दी। अच्छा, तो अब ये नियम सभी राज्यों पर एक जैसा लागू होता है। उद्देश्य वही है, जनप्रतिनिधि अपना पूरा ध्यान एक ही विधानमंडल पर लगाएं। ये तो हुई दोहरी सदस्यता की बात। अब आते हैं अनुच्छेद 101 के तीसरे खंड पर, यानी 1013 पर। इसमें सीट खाली होने के 2 और कारण बताए गए हैं। पहला क्या है इसमें? खंड 3 का जो उपखंड क है वो कहता है कि अगर कोई सदस्य संसद सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य, मतलब डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। डिस्क्वालिफाइड, ये अयोग्यताएं कहाँ लिखी हैं? ये लिखी हैं अनुच्छेद 102 के खंड 1 और 2 में। अच्छा, अनुच्छेद 102 में। हाँ। तो किस तरह की अयोग्यताएं हैं उसमें? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे अनुच्छेद 102(1) में कई बातें हैं। अगर सदस्य कोई लाभ का पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, धारण कर ले भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, कुछ पदों को छूट है, पर सामान्य नियम यही है। या फिर अगर उसे कोई सक्षम न्यायालय विकृत चित्त, मतलब अनसाउंड माइंड का घोषित कर दे, या वो दिवालिया हो जाए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। ठीक है। या फिर वो भारत का नागरिक न रहे, या उसने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, ये सब 102(1) में है। और 102(2) में क्या है? 102(2) वो है जिसे 52वें संशोधन 1985 से जोड़ा गया था। ये दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा है, जो 10वीं अनुसूची में है। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। जी, अगर किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो भी उसकी सीट अनुच्छेद 101(3) क के तहत खाली हो जाती है। तो ये कई तरह की स्थितियां हैं। समझ गई। और अनुच्छेद 101(3) का दूसरा हिस्सा, उपखंड ख, वो किस बारे में है? उपखंड ख सदस्य को खुद अपनी सीट खाली करने का रास्ता देता है, मतलब इस्तीफे के जरिए। रेजिग्नेशन। जी, प्रक्रिया सीधी है। सदस्य को, अगर वो राज्यसभा का है तो सभापति को, और लोकसभा का है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपने हाथ से लिखकर साइन करके इस्तीफा देना होता है। सुनने में तो सीधा लगता है, दे दिया इस्तीफा, हो गई सीट खाली, पर शायद इतना सीधा है नहीं। हाँ, यही पर एक दिलचस्प मोड़ है। जैसा आपने कहा, सिर्फ इस्तीफा दे देना काफी नहीं है। अच्छा। संविधान कहता है कि सीट तभी खाली होगी जब सभापति या अध्यक्ष उस इस्तीफे को स्वीकार कर लें। एक्सेप्ट कर लें। स्वीकार कर लें। ये क्यों? मतलब इस्तीफा दे दिया तो दे दिया, ये स्वीकार करने वाली शर्त क्यों जोड़ी गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका सीधा ताल्लुक है 1974 में हुए 33rd संविधान संशोधन से। 33rd संशोधन 1974। जी, इस संशोधन ने अनुच्छेद 101(3) में एक परंतुक, एक प्रोवाइजो जोड़ा। अगर इस्तीफे का पत्र मिलने पर सभापति या अध्यक्ष को जो भी जानकारी मिलती है, या वो चाहें तो खुद कोई जांच करवाएं। जांच? इस्तीफे की जांच। हाँ। और उस जांच के बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ये इस्तीफा स्वैच्छिक, मतलब वॉलंटरी नहीं है, सदस्य की अपनी मर्जी से नहीं दिया गया है, या फिर वो वास्तविक, जेन्युइन नहीं है, तो वो उसे स्वीकार करने से मना कर सकते हैं। स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं होने का क्या मतलब हो सकता है? दबाव में दिया गया इस्तीफा? बिल्कुल, हो सकता है सदस्य पर किसी तरह का दबाव डाला गया हो, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया हो, या हो सकता है किसी धोखे से इस्तीफा ले लिया गया हो। अच्छा। मान लीजिए अध्यक्ष को शक है कि सदस्य से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाया गया है, या किसी बहाने से साइन करवा लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी का, यानी सभापति या अध्यक्ष का, ये कर्तव्य है कि वो संतुष्ट हों कि इस्तीफा सदस्य की सच्ची इच्छा है। अगर उन्हें शक है तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे और सीट खाली नहीं होगी। ओह, तो ये प्रावधान असल में सदस्य की सुरक्षा के लिए है, ताकि उन पर कोई दबाव न डाल सके? जी हाँ, इसका उद्देश्य यही था कि सदस्यों को राजनीतिक या किसी और तरह के दबाव से बचाया जा सके। ये पीठासीन अधिकारी को एक महत्वपूर्ण विवेकाधिकार, एक डिस्क्रिशन देता है। सिर्फ चिट्ठी मिल जाना काफी नहीं है, उसकी सच्चाई और सदस्य की आजाद मर्जी की पुष्टि भी जरूरी है। लेकिन क्या इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? मान लीजिए पीठासीन अधिकारी किसी राजनीतिक कारण से किसी सदस्य का असली इस्तीफा भी स्वीकार न करें या देरी करें। देखिए, ये चिंता तो जायज है, और संवैधानिक व्यवस्थाओं में ऐसे विवेकाधिकारों के साथ हमेशा ये चुनौती रहती है। सिद्धांत तो यही है कि पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष रहेंगे, पर व्यवहार में ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जहां उनके फैसले पर सवाल उठें। हालांकि ये भी है कि उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ सकते हैं,
पर हाँ, ये एक पेचीदा क्षेत्र है जहां नियम का उद्देश्य यानी सदस्य की सुरक्षा और उसका अमल, इसके बीच तनाव हो सकता है। वाकई इस्तीफे की प्रक्रिया भी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। चलिए अब सीट खाली होने की एक और स्थिति पर आते हैं। वो है सदन से गैर हाजिर रहना। अनुच्छेद 101 का चौथा खंड 1014 इसी बारे में है। जी। ये कहता है कि अगर संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की इजाजत के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली घोषित कर सकता है। हाँ, यहाँ ये घोषित कर सकता है वाली बात अहम है। हाँ, मतलब ये अपने आप नहीं होता, सदन को फैसला लेना होता है, प्रस्ताव पास करना होता है। बिल्कुल। 60 दिन सुनने में तो काफी लंबा समय है, पर ये 60 दिन कैसे गिने जाते हैं? क्या ये लगातार 60 कैलेंडर दिन है, मतलब छुट्टियां, शनिवार, रविवार सब मिलाकर? नहीं, यहीं पर संविधान साफ करता है। अनुच्छेद 101(4) में ही एक स्पष्टीकरण है। वो बताता है कि इन 60 दिनों को गिनते समय उस समय को शामिल नहीं किया जाएगा जब सदन का सत्रावसान हो, मतलब प्रोरोग हो गया हो। अच्छा, जब सेशन खत्म हो गया हो। हाँ, और ना ही उस समय को गिना जाएगा जब सदन लगातार 4 दिनों से ज्यादा के लिए स्थगित हो, अजॉर्न्ड हो। ओह, तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ वो ही दिन गिने जाएंगे जब सदन की बैठक असल में हो रही थी और सदस्य बिना इजाजत के गैर हाजिर था। बिल्कुल सही। अगर बीच में सदन 5 दिन के लिए स्थगित रहा या सत्र ही खत्म हो गया तो वो दिन 60 दिनों की गिनती में नहीं आएंगे। जी हाँ, मान लीजिए सदन 10 दिन चला, सदस्य नहीं आया, फिर 5 दिन स्थगित रहा, फिर 15 दिन चला, सदस्य फिर नहीं आया, तो अभी तक उसकी अनुपस्थिति 10 + 15 यानी 25 दिन ही मानी जाएगी। वो बीच के 5 दिन नहीं गिने जाएंगे। ये इसलिए ताकि सिर्फ सदस्य की वास्तविक और जानबूझकर की गई गैर हाजिरी ही गिनी जाए, न कि वो दिन जब सदन बैठ ही नहीं रहा था। और आपने कहा कि इसके लिए सदन की अनुमति लेनी होती है, तो अगर कोई सदस्य लंबी छुट्टी पर जाना चाहे, मान लीजिए बीमार है या कोई और निजी कारण है। हाँ, संविधान कहता है सदन की अनुमति के बिना। इसका मतलब है कि अगर किसी सदस्य को लगता है कि वो लंबे समय तक नहीं आ पाएगा तो उसे पीठासीन अधिकारी के जरिए सदन से छुट्टी लेनी चाहिए, आवेदन करना चाहिए। अच्छा, लीव ऑफ एब्सेंस जिसे कहते हैं। जी। अगर सदन अनुमति दे देता है तो फिर ये 60 दिन वाला नियम लागू नहीं होता, चाहे वो कितने भी दिन अनुपस्थित रहें। ये नियम दरअसल उन सदस्यों के लिए हैं जो बिना बताए, बिना इजाजत के सदन की कार्रवाई से लंबे समय तक गायब रहते हैं। इसे एक तरह से अपने प्रतिनिधित्व के कर्तव्य का उल्लंघन माना जा सकता है। समझ गई। यहाँ एक छोटा सा ऐतिहासिक फैक्ट भी बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। उसमें बहुत सारे बड़े बदलाव करने की कोशिश की गई थी। हाँ, उसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जी, उसी संशोधन के जरिए अनुच्छेद 101 के खंड 3 जो अयोग्यता और इस्तीफे से सीट खाली होने की बात करता है, और खंड 4 जो गैर हाजिरी से सीट खाली होने की बात करता है, इन दोनों को संविधान से हटाने की कोशिश की गई थी। क्या इन नियमों को हटाने की कोशिश हुई थी? फिर क्या हुआ? ये तो बहुत बड़े नियम हैं। कोशिश तो हुई थी, पर 42वें संशोधन के इस हिस्से को कभी लागू ही नहीं किया गया। सरकार ने इसे कभी नोटिफाई ही नहीं किया। अच्छा, क्यों? शायद बाद में लगा होगा कि इन प्रावधानों को हटाना ठीक नहीं है। नतीजा ये हुआ कि वो बदलाव कभी अमल में ही नहीं आए, और अनुच्छेद 101 के खंड 3 और 4 आज भी वैसे ही संविधान का हिस्सा हैं जैसे पहले थे। वो कोशिश नाकाम रही। ये जानना भी जरूरी था कि इनको बदलने की भी सोच आई थी, पर इन्हें बनाए रखा गया। चलिए, अब तक जो हमने बात की है उसे एक बार संक्षेप में देख लेते हैं ताकि सारी बातें साफ हो जाएं। जी जरूर। तो हमने देखा कि एक सांसद की सीट मुख्य तौर पर 4 वजहों से खाली हो सकती है। हाँ। पहला, दोहरी सदस्यता। या तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य एक साथ चुन लिए जाने पर, या फिर संसद और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होने पर। दोनों सूरतों में एक सीट छोड़नी पड़ती है या खाली हो जाती है। जी। दूसरा, अयोग्यता। अगर सदस्य अनुच्छेद 102 में बताई गई किसी शर्त के तहत अयोग्य हो जाए, जैसे लाभ का पद, दिवालियापन, दल बदल वगैरह। सही। तीसरा, त्यागपत्र। अगर सदस्य खुद इस्तीफा दे और वो इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक पाया जाए और फिर उसे सभापति या अध्यक्ष स्वीकार कर लें। हाँ, स्वीकृति जरूरी है। और चौथा, अनुपस्थिति। अगर सदस्य सदन की इजाजत के बिना लगातार 60 बैठक वाले दिनों तक सदन की सभी बैठकों से गैर हाजिर रहे और सदन उसकी सीट को खाली घोषित करने का फैसला ले। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि इन प्रक्रियाओं में कुछ खास बातें हैं, जैसे दोहरी सदस्यता के नियम,
राष्ट्रपति तय करते हैं, इस्तीफे की स्वीकृति में पीठासीन अधिकारी की भूमिका है, और 60 दिन कैसे गिने जाते हैं इसका भी एक तरीका है। तो ये सब नियम इतने विस्तार से क्यों बनाए गए हैं? इनका महत्व क्या है? मेरे ख्याल से ये सब मिलके ये पक्का करते हैं कि संसद, जो हमारे लोकतंत्र का दिल है, उसमें प्रतिनिधित्व हमेशा असरदार, लगातार और जवाबदेह बना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियम सदस्यों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं और ये भी देखते हैं कि कोई सीट बेवजह खाली ना रहे या किसी सदस्य को गलत तरीके से उसकी सदस्यता से ना हटाया जाए। आप कह सकते हैं कि ये नियम एक संतुलन बनाते हैं। एक तरफ सांसदों के अधिकार सुरक्षित करते हैं, जैसे इस्तीफे की जांच वाला नियम उन्हें दबाव से बचाता है। सही। और तो दूसरी तरफ उनके कर्तव्यों पर भी जोर देते हैं, जैसे सदन में हाजिर रहना, एक ही सदन के प्रति वफादार रहना। ये नियम संसदीय प्रणाली की जो अखंडता है, इंटेग्रिटी है, और जो उसकी प्रभावशीलता है, इफेक्टिवनेस है, उसके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि वाकई उन लोगों की आवाज बने जिन्होंने उन्हें चुना है। जी। अब जब हमने ये सब नियम समझ लिए हैं, तो मैं एक सोचने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को शायद खत्म करना चाहूंगा। हाँ, जरूर। हमने देखा कि इस्तीफे की स्वीकृति वाला जो नियम है 33वें संशोधन से जो आया, वो सदस्य को बाहरी दबाव से बचाने के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये सुरक्षा कवच ही सदस्य की अपनी सच्ची इच्छा के आड़े आ जाए? मतलब? सोचिए, अगर कोई सदस्य सच में अपनी पूरी मर्जी से बिना किसी दबाव के इस्तीफा देना चाहता है, लेकिन किसी वजह से पीठासीन अधिकारी को लगता है कि ये स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं है और वो उसे स्वीकार करने से मना कर दें। ओह, हाँ, ये तो हो सकता है। जी। क्या नियम की व्याख्या कभी उसकी मूल भावना के खिलाफ जा सकती है? ये दिखाता है कि संवैधानिक नियमों का अमल कितना पेचीदा हो सकता है और इसमें मानवीय विवेक, ह्यूमन जजमेंट की भूमिका कितनी अहम हो जाती है। हाँ, ये वाकई एक जटिल संतुलन है। जी, एक ऐसा संतुलन जिस पर हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था टिकी हुई है। इस पर सोचना शायद हमें इन नियमों की गहराई को और बेहतर समझने में मदद करेगा। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय राष्ट्रपति की क्षमादान और संघ की कार्यकारी शक्ति के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।